चलिए स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, तो जेई मेंस के 2024 और 2025 के हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के जेई मेंस के पीवाईक्यूज देख रहे हैं हम लोग। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड है। सवाल दिया गया है कि ये रॉड ऑफ लेंथ 5L इज बेंट राइट एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। तो हमारे पास में एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5L है, और इसको बेंड किया है, ठीक है ना, मोड़ा गया है, जिसकी एक साइड लेंथ हमारी 2L रखी गई है और दूसरी कितनी है, 3L की। टोटल मिला के ये आपकी 5L की हो रही है। द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिडर L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ठीक है ना, इस तरीके से जब ये रॉड का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पर होगी वो हमें बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी लोकेशन हमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आया सवाल सभी को? तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार हम लोग इस डायग्राम को जो है वो रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि जैसे हमने इधर की तरफ ये हमारी एक्स एक्सिस मानी है और ऊपर की तरफ जो है हमारी ये वाई एक्सिस हमने यहाँ पर मान ली है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है रॉड की टोटल लेंथ कितनी बोली गई है, दिस इज ऑफ 2L, और ऊपर की डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी बोली गई है, दिस इज योर 3L, है ना। अब हमें पता है, ठीक है ना, ये देखिए रॉड भी बना लेते हैं, ठीक है ना, बाकी प्लॉटिंग तो हमने कर दिया। ये हमारी जो रॉड है, ठीक है ना, ये आप इस तरीके से मान लो, ये आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो जो रॉड है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके यहाँ बीचों बीच में, और वर्टिकल में ये इसके यहाँ पर बीचों बीच में। तो सबसे पहले तो हमें इस रॉड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग में सेंटर ऑफ मास और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। यानी कि हम लोग देखेंगे कि इसका XCM, दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस पे कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड विथ M1 प्लस M2, इट विल बी गिवन बाई M1 की अगर हम लोग बात करें तो M1 हमारा ये वाला कंसिडर कर लो, और M2 जो है वो इसको ये वाला कंसिडर कर लो। तो अगर हम लोग, ठीक है ना, इसका लेंथ के हिसाब से इसका मास बताएं, मान लीजिएगा आपका टोटल मास इसका 5m है, तो यहाँ पर इस साइड में कितना इसका मास हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा हमारे पास में 3m हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मास हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 2m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये टोटल लेंथ हमारा 2L है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग इसको ओरिजिन कंसीडर करें तो कितनी दूरी पे हो जाएगा, ये L दूरी पे हो जाएगा, दिस इज योर L, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग पे, ठीक है ना, इस 3m के लिए सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, अरे ये तो 0 पे है ना, ये देखो ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन, दैट इज 0,0। तो इससे x हमारा L बताया, ये तो x पर ही तो है, वर्टिकली ऊपर है लेकिन हॉरिजॉन्टली तो उतना ही है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग इसको 0। समझ में आ रही बात, डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 2m प्लस 3m हो गया। न्यूमरेटर में ये वाला टर्म तो हमारा साफ साफ 0 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो न्यूमरेटर वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज योर 2mL अपॉन में 5m, यहाँ पर ये m से m चला गया तो यानी कि क्या आ जाएगा, 2L बाई 5 आ गया। L की वैल्यू हमें कितनी बोली गई है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर ये जो 10 है 5 से 2 टाइम्स जाएगा, तो फाइनली XCM
क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 cm आ जाएगा। समझ में आई बात, चलिएगा। इसी प्रकार से हम लोग YCM भी निकाल लेते हैं। तो YCM के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1Y1 प्लस M2Y2 होल डिवाइडेड विद M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब Y के लिए हमें देखना है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है Y डायरेक्शन में कितना ऊपर है, 0 पे है ना, यानी कि क्या हो गया हमारे पास में 2m इंटू 0 प्लस इसके लिए हमारा 3m इंटू, है ना, Y हाइट कितने ऊपर है, ये कितना हो जाएगा, 3l/2 हो जाएगा, राइट, दैट इज इट विल बी 3l/2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास विच इज 2m प्लस 3m। इतना समझ में आया। तो न्यूमरेटर में अब हमारा ये वाला टर्म सीधा सीधा 0 हो गया, ठीक है ना, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ये 9ml/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 9ml/2 डिवाइडेड बाई ये टोटल मास कितना आ गया हमारे पास में 5m, राइट। और यहां पर ये हमारा m से m गया, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 9l अपॉन में ये 2 नीचे आ गया, दैट इज 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा यहाँ पर 10 से 10 चला गया, l की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, इट विल बी 9 सेंटीमीटर। तो हमें अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के टर्म में बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि RCM वेक्टर इज इक्वल टू XCM I कैप प्लस YCM J कैप इज इक्वल टू XCM हमारे पास में 4I कैप प्लस YCM के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 9J कैप। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको हम लोग हमारा ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। समझ में आया इतना। लिख लिया इतना। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर देखिएगा, सवाल दिया गया है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन ए शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 250 ग्राम हमें दिया गया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी बोली गई है 100 सेंटीमीटर, और इसको एक तेज धार पर, ठीक है ना, बैलेंस किया गया है, ठीक है ना, एक साइड से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे बोला जा रहा है कि मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है ना। एक 400 ग्राम का जो मास है वो इसकी एक साइड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखा गया है, सस्पेंड किया गया है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क इज। तो इस रॉड को, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए, यानी कि इसका नेट रोटेशनल इफेक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ना ही ये क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। तो इसके लिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक साइड से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको कितने मास को सस्पेंड करना चाहिए? सवाल को समझ में आया? ठीक है, तो देखिएगा यहां पर डायग्राम से इसको समझते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से एक यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर कर लो जिसका मास हमारा 250 ग्राम है, और इसको जो है एक तेज धार पे बैलेंस किया है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से मान लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो ये रॉड है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इसका खुद का मास है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर कंसीडर कर लो। तो इसका कितना मास दिया गया है हमें? कितना मास दिया गया है? 250 ग्राम। तो यानी कि इसके ऊपर जो वेट लगेगा, फोर्स लगेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 250, ठीक है ना, ये जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं हम लोग, राइट। और इस टोटल जो रॉड है इसकी लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है, तो ये एग्जैक्टली इसके बीचों बीच पे है। तो यानी कि इस एंड से ये वाला जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है ये ऑब्वियसली हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है ये बात? ये जो नाइफ एज है, हमारा शार्प एज है, ठीक है ना, ये हमारा एक एंड से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये यहां से लेके यहां तक ये हमारा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर यहां पर यह भी कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, एक हमारे पास में मास सस्पेंड किया गया है, यानी कि ये इस पॉइंट पर ये हमारा कोई एक मास को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। कितना मास है ये? 400 ग्राम। तो यहां पर हमने ये 400 इंटू जी वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये यहां से कितनी दूरी पर है? ये हमारा इस एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, राइट। अब ये जो नाइफ है, ठीक है ना, ये भी तो रॉड के ऊपर में एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो रॉड के ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा? ये ऊपर की तरफ, राइट। तो लेट अस से कि इसने कुछ ये जो है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ऊपर की तरफ। इस पॉइंट को हमारा ये ओ ले लो। अब हमें कहा गया है, ठीक है ना, ये जो रॉड है, ठीक है ना, इसको हमें ओवरऑल, ठीक है ना, बैलेंस करना है, रोटेशनली इसको बैलेंस करना है। तो हमें जो है इस एंड से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने मास को सस्पेंड करना चाहिए? यानी कि कुछ यहां पर ये हमारा 90 सेंटीमीटर की एक एंड से दूरी पर, तो इस पे हमने कोई एक मास को सस्पेंड कर दिया है। लेट अस से ये मास हमारा m है, तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लगाएगा, है ना, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg की तरफ लगाएगा। अब ये जो रॉड है ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि इसके ऊपर में नेट टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। नेट टॉर्क 0 होना यानी कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो ओवरऑल तो ये हर पॉइंट पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, इसको रोटेशनली बैलेंस कर लेते हैं। यानी कि यहां पर ये देखो, ये दोनों जो फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये mg फोर्स, ये रॉड को कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज की तरफ। और 400 कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है ना। सीसो वाला कंडीशन हो गया ये। अब ये ओवरऑल बैलेंस है यहाँ पर, यानी कि जितना इधर का रोटेशनल आपका ये टॉर्क है उतना दूसरे साइड का रोटेशनल टॉर्क होगा, अगर ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग ले तो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ओ पॉइंट के अबाउट, है ना, इसको रोटेशनली बैलेंस कर लेते हैं। तो लेफ्ट की तरफ हमारा जो टॉर्क होगा, ठीक है ना, टॉर्क क्या होता है हमारे पास? इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो इससे हमारी ये इस फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? ये 40 और 10 के बीच में 30 की हो जाएगी, है ना, इनटू दिस परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज 400 जी। यानी कि इसका टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा? 400 जी इंटू 30 के बराबर।
इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों राइट साइड में सेम सेंस में हमारा टॉर्क लग रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का टॉर्क हम लोग ऐड कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इन फोर से परपेंडिकुलर दूरी, तो 40 और 50 के बीच में कितनी दूरी है, 10 की दूरी है, ठीक है ना। फोर्स कितना है, 250 जी है, तो इससे हमारा टॉर्क कितना बन गया, दिस फोर्स दैट इज 250 जी इंटू, ठीक है ना, पॉइंट के अबाउट ये फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 10 है, प्लस अब mg से आपका टॉर्क जो बनेगा, फोर्स तो हमें mg लिख ही लेना है, इनटू इस पॉइंट से mg से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 40 और 90 के बीच में ये गैप कितने का है, 50 का है, तो हम लोग ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे। तो एक तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से g को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे। दूसरा, ठीक है ना, ये एक यहाँ से जो 10 है ये कॉमन लेके हटा दो, फिर यहां से हम लोग ये 5 को भी कॉमन लेके काट सकते हैं, 25 5 से 5 टाइम जाएगा और 40 जो है 5 से 8 टाइम जाएगा। तो यहां से, ठीक है ना, ये हमारा 50 हो गया, 50 को इधर भेज दो, है ना, 8 इंटू 30 यानी कि 240, तो 240 माइनस 50 ये हमारा m के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से m हो जाएगा हमारा 240 माइनस 50, सो इट विल बी 190, ठीक है ना, और ये मास है, मास सारा मास हमारा ग्राम में बोला गया है, तो ये कितना हो जाएगा 190 ग्राम्स। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी विच इज 190 ग्राम्स। समझ में आया इतना सभी को? हो गया नोट डाउन? चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। तो देखिएगा सवाल दिया गया है कि द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, है ना, फोर्स क्या है हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप वुड बी। इस फोर्स के द्वारा ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कितना होगा, ठीक है ना, जो कि एक पार्टिकल के ऊपर में लग रहा है, और पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। समझ में आई कुछ बात? ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना, पार्टिकल, ठीक है ना, ये यहाँ पर कुछ है, इसकी ये पोजीशन वेक्टर हमें दे दी गई है, राइट, दिस इज योर आर वेक्टर, और यहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर में ये फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा इस ओरिजिन के अबाउट कितना होगा ये हमें पूछा गया है। समझ में आई बात? तो यहां पर टॉर्क के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि टॉर्क के लिए हम लोग क्या कहेंगे, दिस विल बी गिवन बाय टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पर आई जे के कैप तीनों ही ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है, तो क्या करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर लेंगे टॉर्क को सॉल्व करने के लिए। डिटरमिनेंट मेथड याद है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके से पहले आई कैप लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार,
आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर इसके नीचे क्या लिखना है हमें, आर वेक्टर्स के आई कैप, जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट्स। आर वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है हमारे पास में, 1, ये 1, ये 1। पहले इसको देख के इसको मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। आर वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स लिखना है, क्या क्या है, 1, 1 और 1। इसके नीचे किसके कंपोनेंट्स लिखना है हमें, ठीक है ना, एफ वेक्टर के। तो ये क्या क्या है हमारे पास में, 2, 1 और ये 2, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात, इज इक्वल टू। अब हमें डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टॉर वेक्टर का हम लोग आई कैप के अलोंग वाला कंपोनेंट बताएंगे। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को काट दो, ये 4 टर्म्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लूप बना लो। तो ये लूप का मतलब सेंस क्या होगा, 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, ठीक है ना। ये हमारा टॉर्क का आई कैप के अलोंग कंपोनेंट हो गया। सो दिस इज 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ये आई कैप हो गया। जे कैप के लिए शुरुआत किससे करोगे, प्लस से कि माइनस से, माइनस से, ठीक है ना। जे कैप वाली ये रो और ये कॉलम को हटा दो, ये 4 टर्म हमें दिख रहे हैं। ये लूप जैसे ही हमारा घूम रहा है, ठीक है ना, वहां पर हमारा माइनस साइन लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 1। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 1, ये हमारा जे कैप इस तरीके से। चलिए फिर हमारा प्लस के कैप लगेगा, ठीक है। तो के कैप के लिए क्या करोगे आप, ये वाली रो और ये वाली कॉलम इग्नोर कर दो, 4 टर्म्स हमें मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 1। एकदम समझ में आया अच्छे से, दोबारा कभी गड़बड़ होगी इसमें नहीं होगी, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 1, ठीक है ना। सही तरीके से और पेशेंटफुली काम करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एकदम से हड़बड़ी मचाओगे तो ही दिक्कत होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा 2 माइनस 1, यानी कि 1 सिंपली आई कैप लिख सकते हैं। ये 2 माइनस 2, यानी कि ये तो टर्म 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका माइनस 0 जे कैप, और ये 1 माइनस 2, यानी कि क्या हो गया हमारा माइनस के कैप। देयरफॉर वी कैन से हमारा जो टॉर्क ओरिजिन के अबाउट होगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस के कैप, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यही इसके लिए सही आंसर हो गया। लिखा है इसे चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। देखिएगा अगला सवाल समझिएगा क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि इफ एल वेक्टर एंड पी वेक्टर रिप्रेजेंट दी एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग पोजीशन वेक्टर एज r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप cos ओमेगा t प्लस j कैप sin ओमेगा t। तो बोला जा रहा है कि अगर किसी एक पार्टिकल के लिए जिसका मास m है उसके लिए l वेक्टर हमारा एंगुलर मोमेंटम है और p वेक्टर हमारा लीनियर मोमेंटम है, और पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें इस तरीके से बताई गई है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, तो जो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार होगी वो हमें बताना है। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर हमें दे रखी है, ठीक है ना। इससे हम लोग वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन, इसकी एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन, और उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर आपस में इनका कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, पी वेक्टर, एल वेक्टर, या फिर एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना, उससे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे और उसी के बेसिस पर हम लोग जो है हमारा आंसर देने की कोशिश करेंगे।
समझ में आई बात, है ना। तो यहां पर आर वेक्टर हमें दिया गया है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के साथ। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहां पर ये ए तो कॉमन है, इसको बाहर ही रहने दो, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। चेन रूल के अकॉर्डिंगली फिर से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन चलेगा टाइम के साथ, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि ये माइनस साइन ओमेगा टी, चेन रूल हमने चलाया मल्टीप्लिकेशन में, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, टी आपका डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि क्या आ जाएगा, ओमेगा आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी एंड चेन रूल के थ्रू ओमेगा टी का फिर से मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन, जो कि क्या आ जाएगा, ओमेगा। ये हो गया हमारा जे कैप। इतना समझ में आया। अब देखिएगा दोनों टर्म में ही ये ओमेगा आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए ओमेगा राइट माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, इस तरीके से। तो यहां से हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी आई है इसको हमको फिर से एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो यहां पर सबसे पहले ये हमारा ए ओमेगा तो कांस्टेंट है ही है, इसको बाहर रहने दो, और माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस तो माइनस, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल को भूलना नहीं है, तो इनटू ये ओमेगा आ जाएगा आई कैप कॉस ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस साइन ओमेगा टी एंड चेन रूल के अकॉर्डिंगली ये ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में जे कैप। यहां से फिर से दोनों से हम लोग ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। समझ में आई बात क्या, तो है ना ये, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अब चलेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास में फोर्स क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा माइनस में आया, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेक्टर जो है वो आर वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रही बात। सो एज ए कंक्लूजन वी कैन से कि सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of force is opposite to r वेक्टर। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर।
हो गया नोट डाउन? चलिए आगे बढ़े, फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी के ऊपर में टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क के लिए सही एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हमें यहाँ पर ऑप्शन से चूज करना है। पहला क्या बोला जा रहा है कि टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। दूसरा है टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तीसरा है टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी। डी है टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आई अल्फा। ई है टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस वेक्टर। यहाँ पर आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर है, पी वेक्टर हमारा लीनियर मोमेंटम है, एल वेक्टर हमारा एंगुलर मोमेंटम है, अल्फा वेक्टर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एफ हमारा फोर्स है और टी हमारा टाइम है। तो देन वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें सही आंसर बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। सवाल एकदम क्लियर है ना, यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला आता है अच्छे से तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पता है कि टॉर्क टाउ वेक्टर क्या होता है, इट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि ये हो गया डी एल वेक्टर अपॉन में डी टी। ठीक है ना, इसी एल वेक्टर को अगर हम लोग एक्सपांड करें तो एल वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो हमारा कांस्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ डीपी वेक्टर बाई डी। समझ में आ रही बात। और डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स वेक्टर। तो क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और टॉर्क के लिए हमें पता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई अल्फा वेक्टर। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर ये हमें किसमें देखने को मिल रहा है, बी सही बात है, सी भी हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, डी भी सही आ गया और हमारा ई भी सही आ गया, यानी कि ए जो है वो गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए इस प्रकार से। समझ में आ रही है बात। समझ में आ रहा है ना सारा महक, है ना। फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, अभी देखो आपका ये सेकंड टाइम चल रहा है तो सारा चीजें कैसे एकदम दिमाग में फटाफट जा रही है ना। वेदांश समझ में आ रहा है, ये पिछली क्लास में थे क्या आप मेरे, चलिए हो गया नोट डाउन। ये आगे आते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा सवाल दिया गया है कि कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद सेंटर लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी बोली गई है, 20 सेंटीमीटर, और इसका जो सेंटर है उसको हमने ओरिजिन पे मान लिया, ठीक है। सेंटर कहाँ पे माना है हमने, इसका ओरिजिन पे माना है। और फिर कहा गया कि एक सर्कुलर होल है जिसकी रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है, right, and it is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc। इसको हमने इस तरीके से काटा है कि डिस्क की जो है बाहरी छोर है ना
उसको टच होते हुए हमने इसको काटा। सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल और रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, तो जो डिस्क बच रही है काटने के बाद में उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा वो हमें यहां पर बताना है। सवाल समझ में आया? तो देखिएगा, इसको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पर ये इस प्रकार से हमारी डिस्क कंसीडर कर लो, ठीक है ना। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच वाले पॉइंट पर, और इसी को ही, ठीक है ना, हमने यहां पर ओरिजिन कंसीडर कर लिया, यानी कि 0,0, और इस पर से हमने एक सर्कुलर डिस्क को जो है वो काट लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से ताकि इसका जो ये छोर है, ठीक है ना, वो इसके एंड साइड को टच इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस पहली वाली डिस्क का, ओरिजिनल डिस्क का रेडियस कितना था हमारे पास में, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो है ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। और जो ये डिस्क काटी है, ठीक है, इसका रेडियस हमारा कितना बोला गया है, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर अगर हम लोग इसमें देखें तो ये एक वर्टिकल सिमेट्री है। तो वर्टिकल सिमेट्री का क्या मतलब होगा, सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है ना, ये आपका वर्टिकली तो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका जो मास है, ठीक है ना, यहां से आपका कट गया, और सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि जिधर ज्यादा होता है उधर आपका शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये जो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास है ये हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा, पहले अभी है और कटने के बाद में जो डिस्क बच रही है, ठीक है ना, वो हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वाई में तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकली देखिए आप, ठीक है ना, ये सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आप इसको इधर से कटा हुआ है बाकी का ज्यादा है, तो आपका हॉरिजॉन्टली सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो यानी कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसके लिए हम लोग XCM निकालेंगे, और जो मास हमारा निकाला है उस मास को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग हमारी ओरिजिनल डिस्क का मास m कंसीडर करें, तो इसी मास के टर्म में हमारी जो डिस्क निकाली गई है वो कितनी होगी वो देख लेते हैं। मास तो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास तो ऐसा नहीं कि डिस्क में आपका कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। उसी के बेसिस पर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि ये m के टर्म में जो डिस्क हमने यहाँ पर काटी है उसका मास कितना होता, राइट। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या, यानी कि ये पहले वाले का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल इसका ओरिजिनल एरिया कितना था, ये मास पर यूनिट एरिया हो गया। एरिया के हिसाब से हमारा मास यहाँ पर इसमें कम हुआ है, या फिर इसका जो एरिया के हिसाब से इसका मास बना है, तो इसका एरिया कितना है इनटू ये पाई स्मॉल r स्क्वायर पुट कर लो, है ना। इन जनरल ये पाई से हमारा पाई चला गया, और अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये मास m जो हमारी डिस्क निकाली है उसकी रेडियस कितनी है 5, और ओरिजिनल डिस्क की रेडियस कितनी थी 20, और इसका हमारा स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये 25 से 4 टाइम्स चला गया, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर हमारा 16, यानी कि जो डिस्क हमने यहाँ से निकाली है उसका मास हमारी ओरिजिनल डिस्क से 16 टाइम्स कम है। अब हम लोग XCM निकाल लेते हैं। तो XCM के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल बी योर M1x1, जो मास निकला है, ये मास हमारा निकला है M2, इसको नेगेटिव ले लो तो माइनस M2x2 डिवाइडेड विद, ठीक है ना, M1 माइनस M2 हमारा निकाला गया है ना, उसको नेगेटिव मास ले लेते हैं। अब हमारा जो है, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, यानी कि x, इसका लिए आपका x1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बड़ी वाले डिस्क के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस m इंटू 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा माइनस साइन ये वाला लिख दिया हमने। M2 हमारा कितना है m/16 है। ये देखिएगा ये यहां से लेके ये यहां तक टोटल कितना है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो दूरी है इसकी
कितनी हो जाएगी ये 20 माइनस 5 यानी कि 15 हो गया। समझ में आ रही है बात? इसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं हम लोग, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 15। समझ में आया ना इतना अच्छे से? डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस m बाई 16 हो गया। ठीक है, फिर तो इज इक्वल टू ये वाला टर्म हमारा पहला वाला तो 0 हो गया, और ये यहां पर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर हमारा माइनस 15m बाई 16 है ना, और डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा क्या आ रहा है, ठीक है ना, ये एलसीएम लेके 15m बाई 16। तो ये देखिएगा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में -1, यानी कि फाइनल जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा हमारा -1। तो हमें बोला गया ओरिजिन से कितना शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर, माइनस बता रहा है कि वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। हर्षित वाला आंसर आ गया है तो लिखा है इतना। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि 3 इक्वल मासेस m आर कैप्ट एट वर्टाइसेस a b एंड c ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड a इन फ्री स्पेस। 3 मासेस है, हर एक का मास m है, और इनको जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस के ऊपर में रखा गया है। At t is equals to 0, they are given an initial velocity va vector is equals to v naught ac vector। ठीक है ना, यहाँ पर जो पार्टिकल a है इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमने, ठीक है ना, ac के डायरेक्शन में हमारा, ठीक है ना, v नॉट की। b वाले पे जो b वाला जो पार्टिकल है उसको हमने वेलोसिटी कैसे दी है, v नॉट va वेक्टर, यानी कि ये कुछ इस तरीके से। और c जो पार्टिकल है उसको हमने वेलोसिटी कैसे दी है, v नॉट सी बी वैक्टर, ठीक है ना, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन ऐसे। हियर ac वेक्टर, cb वेक्टर एंड ba वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एज ऑफ द ट्राइंगल। तो यानी कि यहाँ पर ये जो ac वेक्टर, cb वेक्टर और ba वेक्टर है ये सिंपली हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ द 3 मासेस इंटरसेक्ट gravitationally then the magnitude of the net angular momentum of the system at the point of collision is, ठीक है ना, अगर ये तीनों ही मासेस हमारा ग्रेविटेशनल के इफेक्ट में, ठीक है ना, ये इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो वहां पर इनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये माना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हमारे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम बना हुआ रहेगा। तो यानी कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो इनका एंगुलर मोमेंटम है टोटल, वो हमारा जब कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कहां पर कोलाइड करेंगे, ट्राइंगल के सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइड, इसके लिए वहां पर ये कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा तीनों के रिगार्डिंग वो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो फाइनल की जगह हम लोग इनिशियल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वही हमारा फाइनल हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज।
और डायरेक्शन वाइज भी। तो यहां पर इसको हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये इस तरीके से, ये हमारे जो तीनों मासेज है ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस के ऊपर में रखे गए इस तरीके से। यहां पर जो ए पॉइंट पर पार्टिकल है इसको हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, इसको इस डायरेक्शन में, और इसको जो है हमने इस डायरेक्शन में। ये ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तीनों ही मासेस हमारा एम मास के हैं और इनकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इट इज वी नॉट एंड वी नॉट। ऑब्वियसली ये हमारा सेंट्रोइड पे यहाँ पर मीट करेंगे। तो सेंट्रोइड, ठीक है ना, ये यहाँ से दूरी हमारी सबके लिए सेम होगी, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। सो लेट अस से कि ये हमारा सेंट्रोइड सी है, तो ये आर है, ये आर है और ये आर है। ये क्यों मैंने बनाया है, क्योंकि ठीक है ना, ये देखिएगा हर एक के लिए, जैसे अगर मान लो हम लोग ए के लिए देख लेते हैं तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है लीनियर मोमेंटम का, और ये हमारी परपेंडिकुलर दूरी है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू ये परपेंडिकुलर दूरी, जिस पॉइंट के अबाउट भी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दूरी निकालनी रहेगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना है, 0 है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही हमारी फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मासेज हैं वो कहाँ पर कोलाइड करेंगे, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे। सो वी कैन से कि द मासेज कोलाइड at the centroid of the triangle, at the centroid of the triangle, राइट। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल यानी कि यहाँ पर हमें ये आर की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। और टोटल इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक का किसी का एंगुलर मोमेंटम ले लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो तो आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना, जो एक का है दूसरे का वो तीसरे का भी वही है। तो टोटल हमारे पास में जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर बनेगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, दिस विल बी, ठीक है ना, एल इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है ना, ये लीनियर मोमेंटम इनटू ये आपकी परपेंडिकुलर दूरी। तो यहाँ पर 3 लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू ये वेलोसिटी भी, राइट। और अगर हमें आर परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, तो जैसे ये हमारा आर है बेसिकली, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको पता है कि जो सेंट्रोइड है वो ट्राइंगल को 2:1 के रेशियो में कट करता है, राइट। तो यानी कि अगर हम लोग इसका 1/3 निकाल दें हाइट का, अगर इस ट्राइंगल की हाइट हमारी h है उसका अगर हम लोग 1/3 ले लें तो ये हमारा r आ जाएगा, और h क्या आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमारे पास में ये जो पूरी लेंथ है इसको l ले लो, तो इसी का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल 60 है, तो h क्या हो जाएगा हमारा, l साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि r क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ l साइन 60 डिग्री। समझ में आई बात है ना। और यहाँ पर ट्राइंगल की हर एक साइड जो है वो l की जगह a मानी गई है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इट विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ a साइन 60 डिग्री। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर ये 3 से हमारा 3 चला गया और ये बन जाएगा m v नॉट a इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, राइट, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में √3/2 m v नॉट a, जिसको हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन में। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके। देख लिया इतना, चलते हैं देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमें दिया गया है कि हैवी आयरन बार ऑफ वेट W इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर ऑन द शोल्डर ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायग्राम आपको शो किया गया है कि हमारे पास में एक हैवी आयरन बार है जिसका वेट W है। ठीक है ना, इसका एक एंड जो है वो ग्राउंड के साथ है और दूसरा जो है इस पर्सन के शोल्डर के साथ कनेक्टेड है। दी बार मेक्स एन एंगल थीटा विथ दी हॉरिजॉन्टल, ये जो बार है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है। दी वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन इज, तो इस पर्सन को इस बार का वेट कितना फील होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो रॉड है, ठीक है, इसको सामने से इसे सीधा कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो रॉड है, ठीक है ना, बेसिकली इसके ऊपर में जो नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए ऐसे लगना चाहिए इसके सरफेस से परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसको ऐसा माना गया है कि ये रॉड जो है सामने से ऐसे सीधा है, ठीक है ना, और इसके कंधे के ऊपर में से नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग जाएगा? ये ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये हमारा थोड़ा एक एजम्पशन है, क्योंकि इसके सेम एक और क्वेश्चन आएगा जहां पर हमारा ये चीज कंसिडर नहीं की जाएगी, है ना। तो है थोड़ा ये गड़बड़, लेकिन उसको कहाँ से हमें करेक्ट करना है वो बता दिया है। लेकिन एक्चुअल जो है वो सेकंड वाला जो आएगा एग्जाम्पल वो सही रहेगा। तो यहाँ पर अब ये जो रॉड है इस पर्सन के कंधे पे रखी गई है और वो सरकाते सरकाते आगे लेके जा रहा है, ठीक है ना, या फिर सिंपली ऐसे रखी हुई है। तो ये रॉड जो है ना तो अब क्लॉकवाइज घूम रही है ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि ये रॉड ओवरऑल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर हम लोग ये रॉड का नीचे वाला पॉइंट ए ले लें, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हमारा बी है, ये रॉड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, इस रॉड के ऊपर में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से लगेंगे? एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रॉड का खुद का, है ना, ये mg लग जाएगा। ये दो पॉइंट से अटैच है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये सरफेस से परपेंडिकुलर हमारा ये पहली वाली नॉर्मल हमारी, ठीक है ना, ये n1 ले लो आप, राइट, और दूसरी, ठीक है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा n2 यहाँ पर मान लो, ये इस तरीके से। इस रॉड की जो पूरी लेंथ है ये हमारी ये L मान लो यहां से लेके यहां तक कि दिस इज ऑफ L लेंथ। तो हम लोग यहां पर, ठीक है ना, A पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। नेट टॉर्क को बैलेंस करना यानी कि ये टॉर्क फोर्स के वजह से जो क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना, इन्हीं फोर्स की वजह से दूसरे फोर्स की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाई जा रही है, ठीक है ना। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो इसीलिए ये जो हमारी रॉड है ओवरऑल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। तो हम लोग जो है, ठीक है ना, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ए पॉइंट के अबाउट हमारा, ठीक है ना, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो mg फोर्स है वो रॉड को कैसे घुमा रहा होगा? नीचे की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज, और n2 जो है वो इसको ऊपर की तरफ घुमा रहा होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कहा जा सकता है कि mg का जो टॉर्क होगा वो हमारा n2 के टॉर्क के बराबर होगा, क्योंकि n1 तो हमारा इस पॉइंट के अबाउट बता रहे हैं, तो r परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0, तो इसका टॉर्क कितना हो गया? 0। समझ में आ रही बात?
तो यहाँ पर mg जो है इसकी यहाँ से दूरी कितनी है ए पॉइंट से, l/2 है। समझ में आ रही है बात, दिस इज योर l/2। तो यहाँ पर हम लोग mg का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको एक्सटेंड कर दो और इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, l/2 का, ठीक है ना, हमारा बेस कंपोनेंट। आ रही बात समझ में, है ना। तो l/2 का बेस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, l/2 cos थीटा, है ना। यानी कि mg की वजह से जो टॉर्क बनेगा ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, mg इंटू l/2 cos थीटा इज इक्वल टू n2 के वजह से जो यहाँ पर टॉर्क बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ए पॉइंट से आपका यहाँ से परपेंडिकुलर ले लो इसके लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट, तो ये वाला इसका आर परपेंडिकुलर हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो आर परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, ठीक है ना, ये एल का बेस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल cos थीटा हो जाएगा। यानी कि n2 की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, n2 इंटू एल cos थीटा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये l से l कैंसल आउट, ये cos थीटा से हमारा cos थीटा कैंसल आउट, तो n2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, n2 आ जाएगा हमारे पास में mg/2 और mg तो इस रॉड का वेट w बोला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में w/2, यानी कि इस रॉड का आधा वजन इस पर्सन को महसूस होगा अपने कंधों पे। ठीक है, तो यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन डी विच इज w/2। देखा, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर देखिएगा, अगला सवाल दिया गया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दी हॉरिजॉन्टल। m मास का एक पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टल से हमने 30 डिग्री एंगल बनाते हुए u स्पीड से फेंका है। The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is। तो जब हमारा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा उस दौरान पर हमारा ओरिजिन के अबाउट में, राइट, हमारा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो हमें बताना है। सवाल समझ में आया। देखिएगा, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। लेट अस से ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्स एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल डायरेक्शन हमारी वाई एक्सिस के अलोंग मान लो। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। यहाँ पर इसी को हमारा ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। क्या एंगल से, 30 डिग्री एंगल से। किस स्पीड से, u स्पीड से। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे लगेगी, तो इसकी वजह से ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगा। तो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री रहेगी, जो इसका पाथ रहेगा, उसका शेप कैसा रहेगा हमारा, पैराबोलिक रहेगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से। हमें कहा जा रहा है कि जब वो आपका पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो और ये इस दौरान पे इसकी मैक्सिमम हाइट h मान लें। तो जब ये यहाँ पर होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो हमें बताना है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, r परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम।
तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ओरिजिन के अबाउट बताना है, तो r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये इस तरीके से, यहाँ से r परपेंडिकुलर क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम हाइट के बराबर। आ रही बात समझ में, है ना। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू p इंटू आर परपेंडिकुलर। p हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू लीनियर मोमेंटम और मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम हमारा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हमारा m है और लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा ux, और r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट h के बराबर। आ रही बात समझ में। तो ये m इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूला याद है इसका, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, इस तरीके से। तो बस अब हो गई हमारी बात कंप्लीट। तो मास ये m हो गया, दिस इज योर u cos, ये ना थीटा हमारा 30 डिग्री, इनटू दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें आप, तो u हमारा u क्यूब हो गया, सो दिस इज योर m u क्यूब अपॉन में ये 2g ले लो, इनटू cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, राइट। तो देखिएगा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, √3m u क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16g के बराबर। तो ये नहीं कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। समझ में आया ये। वही नोट डाउन। चलते हैं फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल की मैं बात कर रहा था आपसे। सवाल में दिया गया है कि ये हैवी आयरन बार ऑफ वेट 12 किलोग्राम is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a man। हमारे पास में एक हैवी आयरन बार है जिसका वेट 12 किलोग्राम है, ठीक है ना। इसका एक एंड जो है वो ग्राउंड पे है और दूसरा जो है वो मैन के शोल्डर पे है, और जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस पर्सन को कितना वेट एक्सपीरियंस होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही होगी, ठीक है ना, वो कैसी कैसी, एक तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में हमारा रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगा हमारा mg। दूसरा जिन पॉइंट्स पर ये रॉड आपके टिकी हुई है वहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ये ग्राउंड पर, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन n1 ले लो। और दूसरा इस मेन के शोल्डर पर, ठीक है ना, तो यानी कि इसके सरफेस से परपेंडिकुलर
यानी कि ये हमारा ये ऐसे बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। सो इसको हम लोग N2 ले रहे हैं। इस पूरे रॉड की जो लेंथ है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको हमारी लेंथ L मान लें। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक एंड से यहाँ तक, इसकी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। ये जो रॉड है ओवरऑल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो नीचे वाला पॉइंट जहां पर हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है, यहां पर हमारा टॉर्क निकाल लो, क्योंकि हमें तो N2 से मतलब है ना, जो ये जो पर्सन वेट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो N1 का लेके क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग N1 के अबाउट ही टॉर्क निकाल लो, ठीक है, जिससे हमारा N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर हमारी ये नॉर्मल रिएक्शन है N1, वहां पर उस पॉइंट पर हम लोग टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं। तो mg की वजह से टॉर्क क्या आ जाएगा, mg इंटू ये हमारा L/2 cos 60 डिग्री r परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हमारा mg L/2 cos ऑफ 60 डिग्री। समझ में आई बात। N2 के लिए अब ध्यान दें, ये N2 इधर है, r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो ये रॉड की लेंथ है, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा N2 इंटू L, और ये L से हमने L को कैंसिल आउट कर दिया। तो N2 हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है ना, N2 हमारे पास आ जाएगा ये mg, m हमारा कितना बोला गया 12, g की वैल्यू हमारी 10 डिवाइडेड बाई ये हमारा 2, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर ये 12 को 2 से, ये 4 ले लो आप, 12 को 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 3 टाइम चला जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। हमें इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि N2 जो है इन टर्म्स ऑफ वेट, मान लो आपका कुछ M2 मास इसको एक्सपीरियंस होगा, M2 इंटू जी इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। यानी कि जितना N2 है उसके करस्पॉन्डिंग उस आदमी के ऊपर कुछ वजन रखा हुआ हो, तो वो वजन कितना होना चाहिए वो बोला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर M2 जो है वो क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि क्या आ जाएगा ये 3 kg। तो इस पर्सन को, ठीक है ना, टोटल जो है 3 kg का मास के करस्पॉन्डिंग वेट अपने कंधों पे एक्सपीरियंस होगा। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 3 किलोग्राम। ठीक है ना। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे हम लोग।